हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नो अननोन फैक्ट्स में। हमेशा की तरह मैं आज भी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक रियल फैक्ट स्टोरी। ये कहानी है लेकिन कुछ फूलन लोग देवी होते की, हैं जो अपने जिसने साथ पहले हुए दर्द अन्याय सहा, के बाद फिर न्याय हथियार व्यवस्था उठाया पर और भरोसा नहीं बिस्मिल्लाह कर से पाते। जो लोग इंसान कानून के को साथ हाथ हो में रहे लेकर अन्याय को अपना न्याय बदला व्यवस्था लेने द्वारा खुद निकल पड़ते न्याय हैं, देने की उनके परंपरा समाज में हमेशा से दो चली तरह आई की है। छवि बन जाती है। दस्यु रानी फूलन देवी एक ऐसा ही नाम है जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उसके बारे में कैसी राय बनाना उचित रहेगा। कुछ के लिए फूलन देवी सच में देवी थी, तो कुछ के लिए आज भी वह एक कुख्यात डकैत और कई लोगों की हत्यारन है। क्या है फूलन देवी के जीवन से जुड़ी सारी घटनाएं जानने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। 10 अगस्त 1963 का दिन यूपी के जालौन जिले के गांव गुरहा के मल्ला देवी दिन के लिए नई मुसीबत लेकर आया था। मुसीबत इसलिए थी क्योंकि उसके घर में बेटी ने जन्म लिया था। अगर बेटा हुआ होता तो शायद जश्न का माहौल होता। अब बेटी ने जन्म लिया था तो चिंता से मल्ला का सिर फटा जा रहा था। चिंता उसको पालने की, चिंता उसको बड़ा करने की और चिंता उसकी शादी की। देवी दीन ने अपनी बेटी का नाम रखा फूलन। शुरुआत में पिता देवी दीन को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस बेटी का जन्म उसके लिए खास नहीं था, उसकी मृत्यु का दिन इतना खास हो जाएगा कि पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन दूसरे नंबर पर थी। वह दब्बू और शांत नहीं थी, वह एकदम अलग थी, इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई के लिए वह किसी से भी भिड़ जाती थी। फूलन के पिता देवी दीन कड़ी मेहनत के बाद घर चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका बड़ा भाई घर का मुखिया बना तथा अपने बेटे माया दीन के साथ मिलकर उसने देवी दीन के हिस्से की भी जमीन हड़प ली। जब फूलन को इस बात का पता लगा कि उसके चाचा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो वह उनसे भिड़ गई। कहते हैं कि जमीन के लिए चाचा से बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि हाथापाई तक पहुंच गई। मामला यही नहीं सुलझा। अपने हक के लिए फूलन अपने खेत के बीचों बीच धरने पर जा बैठी। इस पर उन्हें अपनों का गुस्सा भी झेलना पड़ा, लेकिन वह नहीं मानी। फूलन के उग्र स्वभाव से उनके पिता को अधिक चिंता होने लगी। पिता की इसी चिंता ने फूलन की जिंदगी को एकदम से मोड़ दिया। महज 11 साल की उम्र में उनके पिता ने उनका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति के साथ तय कर दिया। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया, फिर उसकी नियति मानकर इसे स्वीकार कर लिया। फूलन के पिता ने उसके अच्छे भविष्य को लेकर यह कठोर फैसला लिया था, किंतु सही मायने में उन्होंने फूलन को जलती हुई आग में तपने के लिए छोड़ दिया था। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे। उसके पति का भी उसके प्रति ठीक व्यवहार नहीं था। जल्द ही ये सब फूलन की बर्दाश्त से बाहर हो गया और वो भागकर अपने घर लौट आई। उसे उम्मीद थी कि उसके अपने लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन जैसा फूलन ने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत ही हुआ। फूलन मासूम थी, लेकिन उसके दुश्मन बहुत ही शातिर थे। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फायदा उठाकर एक झूठे आरोप में उसे जेल भिजवा दिया। वहां भी उसे शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। जैसे तैसे वह जेल से निकलने में सफल रहे, किसी तरह उसका जीवन स्थिर हो जाए। इसके लिए पिता ने कोशिश करके उसे दोबारा से उसके पति के घर भेज दिया, किंतु उनका व्यवहार फूलन के प्रति नहीं बदला और उसे मजबूरन दोबारा ससुराल छोड़ना पड़ा। परिस्थितियों से तंग आकर फूलन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां से वापसी संभव नहीं थी। 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। इससे पहले भी शादी के नाम पर भी वो कई सालों से इसी पीड़ा को झेलती आ रही थी। पुलिस की मदद लेने का अंजाम भी वह पहले ही भुगत चुकी थी, सो इस बार उन्होंने हथियार उठाने का फैसला किया। 20 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की मदद से डाकुओं के गिरोह में शामिल होने की कोशिश की और बहुत जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार फूलन डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क किनारे अधमरे हाल में छोड़कर चली गई। जाते जाते फूलन ने यह भी ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। हथियार उठा लेने भर से फूलन की परिस्थितियां नहीं बदली थीं। गिरोह में भी उसे कई प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन देवी पर आ गया।
यह बस उसकी शारीरिक भूख थी जिसे मिटाने के लिए वह लगातार कोशिशें करता रहा। पहले उसने फूलन को बहलाने की कोशिश की। जब वह कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती की। विक्रम मल्ला, जिसका स्थान गिरोह में बाबू गुज्जर के बाद आता था, उसने इसका विरोध किया। बावजूद इसके सरदार नहीं माना और फूलन के साथ जबरदस्ती की। बाद में विक्रम ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी। बाबू गुज्जर की हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्ला ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इसी बीच इनके गिरोह में जेल से भागे दो भाई श्री राम और लाला राम शामिल हुए, जिनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में उन्होंने विक्रम मल्ला को भी मार गिराया और फूलन को बंदी बनाकर अपने साथ अपने गांव बहमई ले गए। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया और बहमई में फूलन को जो घाव मिला वो उसके लिए अब तक का सबसे गहरा घाव बन गया। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म ही नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। वहाँ मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचा। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म और दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिली, तो वे छुपते छुपाते मौके पर पहुंचे और फूलन को वहां से बचाकर ले गए। वहां से निकलने के कुछ दिन बाद ही फूलन ने अपने साथी मान सिंह मल्लाह की सहायता से अपने पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा करके गिरोह का पुनर्गठन किया और खुद उसकी सरदार बनी। श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीने बाद फूलन देवी को वह मौका मिल गया जिसका इंतजार वो कई सालों से कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को प्रतिशोध की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेस में बहमई गांव पहुंच गईं। यहाँ एक शादी का आयोजन हो रहा था जिसमें बाहरी गांव के लोग भी आए हुए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया तथा ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया। उन 21 में से 2 उनके पुराने गिरोह के डाकू भी थे, लेकिन ये वो नहीं जानते थे उन्होंने फूलन के साथ दुष्कर्म किया था। अपने दुश्मनों को वहां न देखकर फूलन देवी बुरी तरह से बौखला गईं। उस घटना के चश्मदीद व उन 21 लोगों में एकमात्र जीवित बचे चंदर सिंह, जिन्होंने बाद में बीबीसी को बताया था कि फूलन ने सबसे पहले पूछा कि लाला राम कहाँ है। उसके मन मुताबिक जवाब न मिलने के बाद उसने सभी को बैठने के लिए कहा, फिर खड़े होने के लिए कहा। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक से ही उसने अपने साथियों को फायर करने का आदेश दे दिया। सौभाग्य से चंदन सिंह अकेले ऐसे थे जो गोली लगने के बाद भी जिंदा रहे। बहमई नरसंहार के बाद फूलन देवी बैंडिट क्वीन के नाम से जानी जाने लगी। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली गाड़ियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक यह चला, फिर वह किसी तरह से वह आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उनकी अपनी कुछ शर्तें थीं। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी जान की दुश्मन है, इसलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही समर्पण करने की उन्होंने बात कही। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की मांग की। फूलन देवी की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी सभी शर्तों को मान लिया। इस तरह फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट तथा 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्रवाई में ही 11 साल बीत गए। सन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर से सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बनाया। यही नहीं, 1994 में उन्हें रिहा कर दिया गया। अपना अधिकांश जीवन बीहड़ और जेल में गुजारने के बाद सन 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर की सीट जीतकर वह सदन का हिस्सा बनी। उसका 2 बार जीतना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं उसने जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। किंतु कहते हैं ना कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उनकी
गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फूलन देवी को मारकर बेमही नरसंहार का बदला लिया है। उसने ये भी कहा कि उसने बदला लेना भी फूलन देवी से ही सीखा। फूलन देवी को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ उसे नरसंहारक के रूप में देखते हैं तो किसी के लिए वो दुष्टों का नाश करने वाली देवी थी। लेकिन यहाँ हमें पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो भी किया उसके लिए दोषी किसे माना जाए। उसके पिता को, जिसने छोटी सी उम्र में ही उसे एक अधेड़ व्यक्ति के साथ विवाह के बंधन में बांध दिया, या उस पुरुष का जिसने एक बच्ची पर दया नहीं की, या उन दरिंदों को जिसने फूलन को लगातार नोचा, या उस प्रशासन को जो फूलन को न्याय दिलाने में असमर्थ रही, या फिर खुद फूलन को। फूलन देवी के जीवन के बारे में सुनकर या जानकर आप क्या महसूस करते हैं, या आपके क्या विचार हैं? क्या फूलन देवी ने सही किया या गलत किया? अपने विचार साझा करने के लिए इस वीडियो में कमेंट करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आगे आने वाली हर जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य रोचक तथ्य और कहानी के साथ।